गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सक्सेस पॉइंट इंडिया चैनल के इस जीके क्विज कार्यक्रम में। कैसे हैं आप सभी? प्रारंभ करते हैं आज की क्लास को। और क्लास प्रारंभ करें उससे पहले एक ज़रूरी बात कि प्यारे अभ्यर्थियों, आपके सामने डेली जो 10 क्वेश्चन लेके आते हैं, ये विभिन्न एक दिवसीय परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वही प्रश्नोत्तरी आपके सामने हम लेकर के आते हैं इस क्लास में। इस क्लास की बात करें तो इस क्लास में यानी इस MCQs बेस्ड प्रोग्राम में आपके सामने डेली 10 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक आपके विभिन्न एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए होते हैं। और साथ ही जो 2 क्वेश्चन होते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 आपके करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। क्लियर है? चलिए सभी लोग जुड़ जाइए। आप सभी को गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का, आभार, नमस्ते। और प्रारंभ करते हैं आज की इस क्लास को। और आज की इस क्लास में आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश को महाबलीपुरम में 5 रथों के निर्माण का श्रेय दिया गया है? RPF 2019 में पूछा गया सवाल आपसे, RPF 2018 में पूछा गया था ये कि निम्नलिखित में से किस राजवंश को महाबलीपुरम में 5 रथों के निर्माण का श्रेय दिया गया है? ऑप्शन देखिएगा, चोल, चेर, पांड या फिर पल्लव राजवंश। किस राजवंश को महाबलीपुरम में 5 रथों के निर्माण का श्रेय दिया गया है? और प्यारे अभ्यर्थियों, सही उत्तर है आपके सामने। सही ऑप्शन आप सभी लोग करिएगा, इसका कमेंट करिएगा। और सही आंसर है आपका पल्लव राजवंश। ठीक है, पल्लव राजवंश का मतलब बात करें तो देखिए डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पे बात करें तो देखिए पंचरथों के निर्माण का जो श्रेय है तो पल्लव वंश के शासनकाल में इसको बनवाया गया था, इसलिए इसका जो श्रेय है वो पल्लव राजवंश के शासकों को ही दिया जाता है। बात करें 5 रथों का ये जो निर्माण हुआ तो ये तमिलनाडु में हुआ, ये तमिलनाडु में स्थित है। और यूनेस्को द्वारा जो विश्व धरोहर स्थल है उनमें से ये एक है। क्लियर है? बात करें इस 5 रथों के, इस पंचरथ निर्माण, इस पंचरथ की, तो पंचरथ में द्राविड़ वास्तुकला शैली का एक भव्य समागम देखने को मिलता है। यानी कि इसकी अगर कला शैली की हम बात करें, अगर आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो इसमें द्राविड़ वास्तुकला का समागम आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? अगले प्रश्न की ओर चलिए। और अगला प्रश्न है आपके सामने, और अगला प्रश्न है कि द्रवों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ये पूछा गया है उत्तर प्रदेश पुलिस 2019 में। उत्तर प्रदेश पुलिस 2019 में पूछा गया था कि द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। देखिए, एनीमोमीटर, बेवामीटर, यूडियोमीटर या फिर पेग्नोमीटर। कौन सा ऑप्शन आपके सामने सही है? सभी लोग कमेंट करिएगा। और इसके आंसर की पर पहुंचे उससे पहले एक बात ये कि देखिए, कोई भी अगर क्वेश्चंस में अगर कोई डाउट हुआ करे या कुछ भी सवाल हुआ करे आपका, तो आप एक कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हो। मैं तुरंत कमेंट के माध्यम से आपको उसका रिप्लाई जरूर करूंगा, थोड़ी समय के बाद कर सकता हूं। और अगर फिर भी अगर नहीं किया तो आपके उस प्रश्न का जो सॉल्यूशन है वो मैं अपनी अगली क्लास में, इस क्लास के माध्यम से यानी प्रीमियर के माध्यम से मैं आपके सामने उसका जिक्र जरूर करूँगा। क्लियर है? और आप सभी लोग एक बार अपना नाम जरूर मेंशन कर दिया करिए। अगर कोई प्रश्न पूछ रहे हैं तो आप उसमें अपना नाम जरूर मेंशन कर दीजिए और अपना प्रश्न मेंशन कर दीजिए। क्लियर है? तो हमारे आज के क्विज का दूसरा क्वेश्चन था कि द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? एनीमोमीटर, बेवामीटर, यूडियोमीटर या फिर पिग्नोमीटर। और सही उत्तर है प्यारे अभ्यर्थियों आपका पिग्नोमीटर। पिग्नोमीटर होता है वो जो द्रवों के घनत्व को मापता है। द्रवों के घनत्व को मापने के लिए हम जिस इक्विपमेंट का यूज करते हैं वो कहलाता है हमारा पिग्नोमीटर। पिग्नोमीटर जो है ना तो एक कांच से बना हुआ होता है, और इसकी जो बॉटल्स होती हैं ये आमतौर पर कांच से निर्मित हुआ करती हैं, जिसमें हवा से बनने वाले जो बुलबुले होते हैं, इन बुलबुलों से बचने के लिए हम ग्राउंड ग्लास स्टॉपर का प्रयोग करते हैं। ग्राउंड ग्लास स्टॉपर का प्रयोग करते हैं जो कि हवा से बनने वाले जो बुलबुले हैं उनको बचाता है। यानी कि द्रवों का घनत्व मापने के लिए हमें जिस उपकरण की जरूरत है वो कहलाएगा हमारा क्या? पिग्नोमीटर कहलाएगा। इसी तरह बात करें प्यारे अभ्यर्थियों अगर एनीमोमीटर की, तो एनीमोमीटर क्या करता है? एनीमोमीटर हवा की गति एवं दिशा मापने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। बात करें आपके बेवामीटर की, तो बेवामीटर बताता है आपको मिट्टी के यांत्रिक गुणों का मापन। मिट्टी के अंदर जो यांत्रिक गुण हैं उनको मापने हेतु बेवामीटर का यूज करते हैं। और जो आपका यूडियोमीटर होता है, यूडियोमीटर बताता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान, रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप जो कुछ गैसें मतलब वायुमंडल में मुक्त होती हैं उन गैसों की मात्रा का पता बताता है आपका यूडियोमीटर। क्लियर हुआ? और पिग्नोमीटर आपका क्या करता क्या है? द्रवों के घनत्व का मापन करता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है कि भजन सोपोरी एक प्रसिद्ध संगीतकार किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में पूछा गया था इसको कि भजन सोपोरी एक प्रसिद्ध संगीतकार किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हैं। प्यारे अभ्यर्थियों देखिए, विभिन्न जो एक दिवसीय परीक्षाएं हैं जिनसे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं उन एग्जामिनेशंस को भी मैं मेंशन कर देता हूं हमेशा। ये देखिए, जैसे आपका SSC-GD है, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर है, दिल्ली पुलिस है। इससे क्या है कि आपको उस परीक्षा के अंतर्गत आने वाली प्रश्नोत्तरी की प्रकृति का पता चलेगा, यानी नेचर का पता चलेगा।
कि यहाँ से किस बेस्ड पर क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे हम बात करें दिल्ली पुलिस की, तो दिल्ली पुलिस में देखिए आपसे अवार्ड पूछे जाते हैं, आपसे बुक से पूछी जाती हैं, साथ ही साथ वादक और या वाद्य यंत्र पूछे जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आविष्कार है, अवार्ड हैं, क्लियर है, और कुछ फिजिकल जो प्रिंसिपल्स हैं यानी कि जो सिद्धांत हैं वो भी पूछ लिए जाते हैं। तो बहुत सारे जो है ना इनसे मदद मिलेगी हमें आगे आने वाली परीक्षाओं में, क्लियर है। तो भजन सोपोरी की बात कर रहे हैं कि भजन सोपोरी एक प्रसिद्ध संगीतकार किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हैं। तो प्यारे अभ्यर्थियों बात करें भजन सोपोरी की, तो भजन सोपोरी आपके एक संतूर वादक थे जो कि सूफियाना घराने से संबद्ध थे, सूफियाना घराने संबद्ध थे और ये प्रसिद्ध संतूर वादक थे, इसलिए ये किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हैं। सही उत्तर क्या होगा इसका, बी ऑप्शन यानी संतूर, क्लियर है। बात करें तो देखिए 2004 में इन भजन सोपोरी को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार दिया गया 2004 में, और 2 जून 2022 को भजन सोपोरी का निधन हो गया। 2 जून 2022 को इनका निधन हो गया। और बात करें अन्य संतूर वादकों में से कि मतलब केवल यही संतूर वादक नहीं थे, बहुत सारे अन्य भी संतूर वादक हैं। जैसे बात करें तो देखिए पंडित शिव कुमार शर्मा है, राहुल शर्मा है, और आपके तरुण भट्टाचार्य हैं जो कि भारत के प्रसिद्ध संतूर वादकों में से एक है, क्लियर हुआ। मतलब बात हो रही थी केवल भजन सोपोरी की, और हमने उसके साथ साथ 3 अन्य संतूर वादकों के नाम हमने क्या कर लिए, हमें पता चल गए। आप इन सबको, इस डेटा को एक लिख लिया करिए, विस्तृत नोट्स आपका तैयार होगा, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। निम्न में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर नहीं है। देखिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर 2016 में पूछा गया था इसको कि निम्न में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर नहीं है। MS एक्सेल, MS वर्ड, विंडोज या फिर थम्स ड्राइव, कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है। आपको पता होगा कि थम्स ड्राइव एक अलग ही नाम लग रहा है, ठीक है। तो सही उत्तर आपका क्या होगा, थम्स ड्राइव होगा, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। यानी जो थम्स ड्राइव है ये आपकी क्या है, आपका सॉफ्टवेयर नहीं है। और थम्स ड्राइव की अगर बात करें तो देखिए थम्स ड्राइव जिसे USB फ्लैश ड्राइव के रूप में भी जाना जाता है, इसके नाम से भी जाना जाता है, USB फ्लैश ड्राइव कहते हैं इसको। ये एक सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि एक पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है, पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है ये जो आपकी है थम्स ड्राइव, क्लियर है। इसका अगर बात करें इसके उपयोग की, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो देखिए किसी डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर करने के लिए या फिर स्टोर करने के लिए हम USB फ्लैश डिवाइस का जिसका यूज करते हैं, USB फ्लैश ड्राइव का, वो कहलाता है आपका थम्स ड्राइव। बाकी के जो आपके 3 MS एक्सेल, MS वर्ड और विंडोज ये आपके सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। थम्स ड्राइव आपका सॉफ्टवेयर नहीं है, क्लियर हुआ। ये पूछा गया यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर 2016 के एग्जामिनेशंस में, और वो भी कौन से सेक्शंस में। ये सेक्शन है आपका कौन सा, कंप्यूटर विज्ञान यानी कंप्यूटर साइंस, CS, ओके। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए किसी भारतीय महिला की पहली ज्ञात आत्मकथा कौन सी है। किसी भारतीय महिला ने जो एक बायोग्राफी लिखी, SSC GD 2021 में पूछा गया था। देखिए इसमें बुक्स भी पूछी जाती हैं। देखिए माई रेमिनिसेंसेस, बियॉन्ड द जंगल, अमर जीवन या फिर सिटी ऑफ 2 गेटवेज, क्लियर है। चलिए देखिए किसी भारतीय महिला की पहली ज्ञात आत्मकथा कौन सी है। SSC GD 2021, माई रेमिनिसेंसेस, बियॉन्ड द जंगल, अमर जीवन या फिर सिटी ऑफ 2 गेटवेज, क्लियर है। तो देखिए बात करें तो सही उत्तर होगा आपका क्या, अमर जीवन। अमर जीवन या अमर जीवन कहते हैं बंगाल की प्रसिद्ध लेखिका रस सुंदरी देवी की लिखी हुई पुस्तक है ये अमर जीवन, जिसको उन्होंने 1876 में लिखा था, 1876 में बंगाल की प्रसिद्ध लेखिका रस सुंदरी देवी द्वारा इसको लिखा गया, और ये उनके द्वारा लिखी गई किसी भारतीय महिला की पहली आत्मकथा कहलाई, क्लियर है। 19वीं सदी में भारतीय समाज में महिलाओं की जो स्थिति थी वो सारी स्थिति को इन्होंने अपनी इस पुस्तक अमर जीवन में क्या कर दिया है, पूरा चित्रित कर दिया, यानी उकेर दिया है कि 19वीं सदी में हम महिलाओं की स्थिति क्या थी। बंगाली भाषा में थी तो अमर जीवन यानी कि हमारा जीवन, क्लियर है। बात करें अन्य पुस्तकों की, देखिए जैसे माई रेमिनिसेंसेस है, माई रेमिनिसेंसेस लिखा है किसने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। बात करें बियॉन्ड द जंगल, बियॉन्ड द जंगल किसने लिखी, तो सीता रथ नॉमल ने लिखी। बात करें आपके सिटी ऑफ 2 गेटवेज, तो सिटी ऑफ 2 गेटवेज को लिखा था आपकी सावित्री देवी नंदा ने। किसने, सावित्री देवी नंदा ने लिखा था, क्लियर हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है 6वां क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है। देखिए रेलवे NTPC 2021 में इसको पूछा गया था, विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है, ब्राजील, पेरू, अर्जेंटीना या फिर भारत। तो प्यारे अभ्यर्थियों बात करें सबसे बड़ा, विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है जो सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन करता है, तो सही आंसर होगा आपका ब्राजील। कौन सा होगा, ब्राजील, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बात करें ब्राजील की तो देखिए कॉफी के मामले में विश्व का सर्वाधिक बड़ा देश अगर कोई है तो वह ब्राजील, ठीक है। यानी कि अगर बात करें तो देखिए प्रत्येक वर्ष ना ये पूरी दुनिया के 1/3 कॉफी का उत्पादन करता है, यानी पूरी दुनिया में जो कॉफी होती है ना उसका 1/3
उत्पादन अकेले केवल आपका ब्राज़ील देश कर रहा है, ठीक है। 1671 में लिखी गई एक पुस्तक की कहानी के अनुसार जो कॉफ़ी की खोज की थी, तो देखिए एक 9वीं शताब्दी में एक इथियोपियाई एक चरवाहे थे, इथियोपियाई चरवाहा जिसका नाम कॉल्डी था। कॉल्डी ने ही कहवा यानी कि कॉफ़ी का मतलब सबसे पहले जो है इन्होंने ही खोज की थी। क्लियर है। बात करें देखिए भारत देश में, तो भारत देश में भी जो है, तो भारत देश की अगर स्थिति की बात करें तो भारत जो है ना कॉफ़ी के उत्पादन में 6वां देश है। कॉफ़ी के उत्पादन के मामले में 6वां देश है। पहले नंबर पे आपका ब्राज़ील है। भारत की स्थिति उसमें 6वें पायदान पर आती है। और भारत में अगर बात करें कि किस राज्य में कॉफ़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है तो वो है आपका कर्नाटक। और देखिए कर्नाटक में स्पेशली कूर्ग के बागानों में, कर्नाटक में स्पेशली कूर्ग के बागानों में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है। क्लियर हुआ। अगले प्रश्न की ओर चलें तो देखिए अगला प्रश्न पूछा गया आपसे CHSL 2021 में कि फास्टर देन लाइटनिंग माई स्टोरी की आत्मकथा किसकी आत्मकथा है। फास्टर देन लाइटनिंग माई स्टोरी ये किसकी आत्मकथा है। देखिए हिमा दास, उसेन बोल्ट या फिर द्युति चंद या फिर PT ऊषा। क्लियर है। और सही उत्तर है प्यारे भर्तियों उसेन बोल्ट, ठीक है। यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। उसेन बोल्ट ने लिखी थी फास्टर देन लाइटनिंग माई स्टोरी। क्लियर है। जमैका के मशहूर धावक जिन्हें व्यापक रूप से विश्व का सबसे तेज महान धावक कहा जा सकता है और कहा ही जाता है इनको। क्लियर है। 200 मीटर हो, 200 मीटर हो, 100 मीटर हो, 200 मीटर हो या फिर 400 मीटर की जो भी रिले रेस है, हर रिले रेस में इनके पास एक विशेष रिकॉर्ड है। इनकी बात करें आत्मकथा की तो इनकी आत्मकथा है फास्टर देन लाइटनिंग माई स्टोरी। ये उसेन बोल्ट की आत्मकथा है। इस आत्मकथा के माध्यम से उन्होंने अनकही पीड़ाओं बलिदानों का वर्णन किया है जो एक एथलीट अपने संघर्ष के दिनों में जो महसूस करता है। उन सभी दर्द को, उन सभी पीड़ाओं को, उन सभी सेक्रीफाइस यानी बलिदानों को इन्होंने अपनी पुस्तक फास्टर देन लाइटनिंग माई स्टोरी में क्या किया है, उसमें लिखा है, इसमें वर्णन किया। ठीक है। जमैका के मशहूर धावक उसेन बोल्ट। क्लियर हुआ। बात करें अगले प्रश्न की तो अगला प्रश्न है राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 44 किस शहर को जोड़ता है। देखिए मुंबई से नागपुर को जोड़ता है या मुंबई से चेन्नई को जोड़ता है या फिर नागपुर से हैदराबाद को जोड़ता है या फिर बेंगलोर को मैसूर से जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 44 किससे जोड़ता है। ठीक है प्यारे अभ्यर्थियों। और बात करें तो सही उत्तर आपका क्या होना चाहिए, आप सभी लोग कमेंट करिएगा। और सही उत्तर है आपका नागपुर से हैदराबाद। नागपुर से हैदराबाद यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा यहाँ पे। तो देखिए भारत का जो प्रमुख भारत का प्रमुख जो उत्तर दक्षिण राजमार्ग है और देश का सबसे जो लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो नेशनल हाईवे है वो है आपका 44। बात करें तो देखिए उत्तर के कश्मीर से प्रारंभ होता है और दक्षिण में कहाँ तक, कन्याकुमारी तक जाता है। यानी कि उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, उत्तरी बिंदु से लेकर के दक्षिणी बिंदु तक, यानी कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जाने वाला अगर कोई इतना सबसे लंबा है, अगर भारत का सबसे लंबा, देश का सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है आपका नेशनल हाईवे नंबर 44 यानी 44। क्लियर है। यहां तक क्लियर हुआ आपको। चलिए, और ये करता क्या, कश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़ता है और उसी हाईवे पर ये नागपुर को हैदराबाद से मिलाता है। यहां तक क्लियर हुआ। अगले प्रश्न की ओर चलें और अगले प्रश्न जो हैं आपके, ये दोनों क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के हैं। किसके हैं ये, करंट अफेयर यानी कि समसामयिकी के प्रश्न ये आपके सामने। देखिए सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। इससे पहले वह कितनी बार अंतरिक्ष की यात्रा कर चुकी हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। सुनीता विलियम्स की बात करें तो अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़ी हुई महिला जो भारतीय मूल की निवासी हैं। ठीक है। इन्होंने क्या किया है कि सुनीता विलियम्स बोइंग के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान की पहली चालक दल की परीक्षण उड़ान में पायलट के रूप में तीसरी बार अंतरिक्ष में उड़ान भरने जा रही हैं। बात करें तो देखिए भारतीय मूल की जो हैं अपनी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स जो है ना, तो देखिए ये बोइंग के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान में पहली मतलब कि चालक दल का जो परीक्षण उड़ान जो हो रही है, इसमें ये क्या कर रही हैं कि पायलट के रूप में तीसरी बार अंतरिक्ष में जा रही हैं। ठीक है। जो कि भारत के लिए बहुत ही बड़े गर्व का विषय है। ठीक है। तो तीसरी बार जा रही हैं, इसका मतलब कि इससे पहले वे कितनी बार अंतरिक्ष की यात्रा कर चुकी, कितनी बार कर चुकी। अगर तीसरी बार जा रही है तो वो इससे पहले 2 बार यात्रा कर चुकी है। यानी कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर है। बात करें आज के अंतिम और लास्ट क्वेश्चन की तो देखिए आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। भारत, इंग्लैंड, बांग्लादेश या फिर ऑस्ट्रेलिया। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो प्यारे अभ्यर्थियों आईसीसी ने आगामी महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 के कार्यक्रम का एक अनाउंसमेंट किया है, उसकी घोषणा की है। ये जो है तो महिला T20 वर्ल्ड कप का 9वां सीजन है, यानी 9वां संस्करण है, जो कि 3 अक्टूबर से लेकर के 20 अक्टूबर तक खेला जाएगा। और इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो सही आंसर है प्यारे अभ्यर्थियों आपका सी ऑप्शन यानी बांग्लादेश। यानी आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन 3 अक्टूबर से लेकर के 20 अक्टूबर तक
3 अक्टूबर से लेकर के 20 अक्टूबर तक कहाँ पर, बांग्लादेश में इसका आयोजन किया जाएगा। और इसी क्रम में जो भारतीय महिला टीम है, ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम 6 अक्टूबर को अपनी चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तानी महिला क्रिकेट टीम से भिड़ेगी। क्लियर हुआ प्यारे अभ्यर्थियों? आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। चलिए प्यारे अभ्यर्थियों, मिलते हैं आपसे कल फिर इसी क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।